नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस ये एमसीक्यूज पसंद आ रहे हैं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने में देरी मत कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली इंडिया बिकेम द ओनली लार्ज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट टू इंप्लीमेंट अ ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द एनर्जी एक्सचेंजेस will offer market participants to submit bids for both conventional and renewable energy through a common single bidding window. The market allows any renewable energy generating company to set up and sell energy to discoms or industries through the exchange. तो दोस्तों, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर हम ग्रीन डे अहेड मार्केट की बात करें, अगर हम इस मार्केट की बात करें, तो ये जो मार्केट है ये अलाउ करता है किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कंपनी को कि वो जो है डिस्कॉम्स को और इंडस्ट्रीज को एनर्जी सेल कर सकती है एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंगल बिडिंग विंडो, जो कि गलत स्टेटमेंट होगा। देयर विल बी सेपरेट प्राइस डिस्कवरीज फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल्स। ठीक है। तो ये जो ग्रीन डे अहेड मार्केट होगा ये ऑपरेट करेगा एक इंटीग्रेटेड वे में विद द कन्वेंशनल डे अहेड मार्केट, एंड द एक्सचेंजेस विल ऑफर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू सबमिट बिड टुगेदर थ्रू द सेपरेट बिडिंग विंडो, नॉट सिंगल बिडिंग विंडो। ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी ने लॉन्च किया था और भारत जो है विश्व का एकमात्र, पहला और एकमात्र लार्ज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बना है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जीडीएएम लॉन्च किया, इंप्लीमेंट किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी न्यूज में रहता है, तो पॉलिटी के साथ साथ ये आपके करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इट्स वेरियस जजमेंट्स। ठीक है, कई सारे जजमेंट्स में डिफाइन किया है। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एलिमेंट क्या क्या है। रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस। तो दोस्तों, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एलिमेंट्स हैं और इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मींस पैरामाउंट रिवरेंस फॉर द फॉर्म एंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक रूल ऑफ लॉ, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटिक इथोस, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इंडिविजुअल फ्रीडम एटसेट्रा। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करता है ताकि वो डिसीजंस ऐसे ले जहां पे किसी भी तरीके से ऐसी घटना ना हो जो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली नीति आयोग अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आपके सामने दो स्टेटमेंट्स। अ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम is being developed by the National Informatics Center under the Ministry of Electronics and IT. The biggest demerit of the technology is its limitation in identifying people in real time and not in photos and videos. तो दो statements हैं इस particular facial recognition technology से related। Second statement यहाँ पे गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का या फिर कंफर्म करने का किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी यूजिंग देयर फेस। ठीक है। सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल इन फोटोज, वीडियोज एंड इन रियल टाइम। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये डीमेरिट है, ये गलत होगा। ये कोई ऐसा डीमेरिट नहीं है। और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने ये डेवलप नहीं किया है। ये डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है एनसीआरबी ने, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली सीन इन द न्यूज DOXXING, डॉक्सिंग क्या है? टाइप ऑफ टेक्निक यूज्ड टू टेम्पर बॉल इन द क्रिकेट, गलत स्टेटमेंट है। टाइप ऑफ फ्रॉड दैट यूजेस मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेज टू लूर या फिर ल्यूर विक्टिम्स इनटू कॉलिंग बैक, जो आजकल हो रहा है, ये भी गलत है। टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स मॉर्फिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, ये भी आजकल हो रहा है, बट ये भी गलत है। सही जवाब होगा इसका डी। Doxing is act of publicly identifying or publishing private information about someone। ठीक है। सो बेसिकली डॉक्सिंग जो है पहली बार इमर्ज हुआ एज अ हैकर स्लैंग
फॉर ऑब्टेनिंग एंड पोस्टिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स अबाउट एन इंडिविजुअल, जो कि उसका राइवल हो या फिर एनिमी हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 विद रेफरेंस टू द आईओएससीओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। IOSCO is a subsidiary body of the World Bank that acts as the global standard setter for the security sector. SEBI is an affiliate member of the IOSCO. तो दोस्तों SEBI इसका affiliate member जरूर है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं करंट अफेयर्स में रहते हैं, आपके बहुत काम के हैं, और उनका जब भी आप अबाउट अस वाला पेज पढ़ोगे ना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी, दैट इज ओनली 2। देखिए, सॉरी, करेक्ट आंसर इसका डी होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, सेबी एफिलिएट मेंबर नहीं है, सेबी ऑर्डिनरी मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी होगा। सेबी जो है इसका एक ऑर्डिनरी मेंबर है। ठीक है, रिसेंटली IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है वो इसका एसोसिएट मेंबर बना है, बट सेबी इसका एसोसिएट मेंबर नहीं है। रही बात IOSCO की, तो IOSCO is the international body that brings together the world's securities regulators and it is recognized as the global standard setter for the securities sector. ठीक है, it works intensively with the G20 and the Financial Stability Board. It's not a body of the World Bank. Question number 6, देखिए रूपी में डिप्रिसिएशन ये भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन इन द रूपी वुड नेगेटिवली इंपैक्ट इंडिया या फिर इंडियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखो, रूपी कमजोर हुआ है यानी कि आपका बाहर में खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, बाहर में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 का 80 रुपए, मतलब आपको 80 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 लेने के लिए, अगर वो बढ़ के 85 हो जाता है तो आपको 85 रुपए देने पड़ रहे हैं सेम $1 के लिए, यानी कि उसी $1 के लिए आपको 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं ना। तो फॉरेन एजुकेशन एक इंडियन के लिए महंगी हो जाएगी, क्रूड इंपोर्ट इंडिया के लिए महंगा हो जाएगा, फॉरेन ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड महंगी हो जाएगी। लेकिन जो NRIs हैं जो डॉलर घर भेजते हैं, अब वो $1 जो भेजेंगे उसका उनके घर वालों को 85 रुपए मिलेगा 80 के मुकाबले। ठीक है, तो NRI जो रेमिटांसेस भेजते हैं वहां नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, तो फोर्थ आप हटा दो, बाकी सारे केसेस में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। आंसर इसका होगा। ठीक है, सो डिप्रिसिएशन इन द रूपी इंपैक्ट्स ऑल एक्सपेंडिचर इन डॉलर टर्म्स एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तब आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर रूपी कमजोर होता है तो क्रूड इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है और आपका इंपोर्ट महंगा हो जाता है। Question number 7, consider the following statements regarding International Space Station ISS. It is a space station or a habitable artificial satellite in a polar orbit. गलत statement है ये। It serves as a microgravity and space environment research, correct है। It is jointly owned by various space agencies. So correct answer इसका होगा A दोस्तों, 2 and 3। ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है in low earth orbit. Okay, and this ISS program is a multinational collaborative project between 5 participating space agencies. कौन-कौन सी? नासा जो कि यूएस की है, देन रशिया की रोस्कोस्मोस, देन उसके बाद JAXA जापान की, ESA यूरोप की और CSA कनाडा। ठीक है, सो इट सर्व्स एज अ माइक्रो ग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी, जिसमें साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंडक्ट किए जाते हैं इन एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोरोलॉजी, फिजिक्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8 रिगार्डिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी कि नरेगा। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड ओनली इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स। ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर जनरली स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, बेसिकली जनरली गिवन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ए। इट एम्स टू एनहांस लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to at least one member of every household. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम इंडिया का कंपेयर करें तो इनमें से कौन से देश के साथ कंपेरेबल होगा? श्रीलंका, चाइना, यूएसए, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया का आईएमआर लगभग 27 है दोस्तों, जबकि चाइना, श्रीलंका, यूएसए का काफी कम है, तो कंपेरेबल नहीं है। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 1000 में कितने इन्फेंट्स की डेथ हो रही है। चलिए आखिरी सवाल आज के इस सेशन का रिगार्डिंग ट्रैफिक। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ WWF एंड IUCN. इट इज गवर्न्ड बाय UNEP. It aims to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. तो थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ट्रैफिक की एक गवर्निंग कमिटी है, वो गवर्न करती है, UNEP गवर्न नहीं करता। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 1976 में WWF और IUCN द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ओके, ये एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग MCQs के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल।